वेलकम टू शिक्षा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पावलो के अनुकूल अनुक्रिय के सिद्धांत के बारे में। पावलो का अनुकूलित अनुक्रिय सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, उसके प्रयोग के बारे में बात करेंगे, उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में आपके लिए टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पावलो के अनुकूलित अनुक्रिय के सिद्धांत पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका आंसर भी बताया गया है, तो वीडियो के लास्ट में है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग ने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो पावलोव को प्रतिपादक अनुबंध का जनक भी माना जाता है। ईपी पावलोव को प्रतिपादक अनुबंध का जनक भी माना जाता है। इसका जन्म 26 सितंबर 1849 में रियाजन रूस में हुआ था और इसकी मृत्यु जो हुई थी वो है 27 फरवरी 1936 में मॉस्को रूस में हुआ था। इवान पावलोव एक रूसी शारीरिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाचन क्रिया की देहिकी का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया और उनका अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि 1904 में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। अब बात कर लेते हैं, पावलो ने अपनी सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंध को माना है और अनुबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन यानी स्टिमुलस तथा अनुक्रिय यानी रिस्पॉन्स के बीच एक सहचार्य एसोसिएशन स्थापित होता है। पावलो को सीखने के इस अनुबंध के सिद्धांत को क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंध सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अब हम आगे जानेंगे पावलो का कुत्तों पर प्रयोग, पावलोव एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग के बारे में। तो जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि पावलो का प्रयोग किस तरह से चित्र के अनुसार दिखाया गया है। तो बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में। तब पावलो ने स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्तों पर एक प्रयोग किया जिसमें एक भूखे कुत्ते के एक ध्वनि नियंत्रण प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया। कुत्ते के सामने भोजन लगाया जाता है और चूंकि कुत्ता भूखा था इसलिए भोजन देखकर उसके मुँह में लार आ जाता है। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने कि पहले एक घंटी बजाई जाती थी। यह तो आगे हम देखते हैं कि यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई जाती है और देखा गया है कि बिना भोजन आ ही मात्र घंटी की आवाज़ पर कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो गया। पावलो के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया था। उनके अनुसार घंटी की आवाज़ तथा लार के स्राव के बीच एक नया सहचार्य कायम हुआ जिससे अनुबंध की संज्ञा दी गई है। तो पावलो ने अनुबंधित उद्दीपन घंटी की ध्वनि के साथ स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के स्राव में वृद्धि होने को पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट कहा। सीखने की इस क्रिया को पावलो ने अनुबंधित सहज क्रिया कहा। आज के मनोवैज्ञानिक इसे शास्त्रीय अनुबंध कहते हैं। इसका सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए तो उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं होता है। अनुबंधित उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रिया होती है और अपने सही अर्थों में अनुबंधित उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया होती है वह सीखना अर्थात अधिगम है। मनोवैज्ञानिक इस प्रकार के सीखने को अनुबंधित सीखना कहते हैं। अगर बात करें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में तो इसमें प्रथम चरण में जो दिखाया गया है स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी भोजन देखते ही लार का निकलना। तो बात कर लेते हैं दूसरे चरण के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि घंटी प्लस भोजन और लार निकलना यानी घंटी बजाते ही भोजन आता था और कुत्ते के मुंह से लार निकलता था। यानी घंटी यहाँ पर कृत्रिम उद्दीपक है और भोजन है स्वाभाविक उद्दीपक और लार निकलना है स्वाभाविक प्रतिक्रिया। तो बात कर लेते हैं तृतीय चरण के बारे में। तो घंटी बजते ही जो लार निकलता था तो घंटी है कृत्रिम उद्दीपक और लार निकलना है स्वाभाविक प्रतिक्रिया। तो अब हम बात कर लेते हैं शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत की विशेषताएं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है फीचर्स ऑफ क्लासिकल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। तो पॉइंट 1 में बात करते हैं अनुबंध सिद्धांत संबंध सहज क्रिया पर आधारित है। छोटे बच्चे प्रायः इसी रूप से सीखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, यानी यह सिद्धांत इस बात पर भी बल देता है कि यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुबंधित उद्दीपक का प्रयोग किया जाए तो स्वाभाविक अनुक्रिया में वृद्धि होती है। तो अब बात करते हैं तीसरे नंबर पॉइंट की। तो यह सिद्धांत अनुबंध और पुनर्बलन पर बल देता है। पुनर्बलन से सीखने की गति बढ़ती है और अनुबंधन से सीखना अस्थायी होता है। तो अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर पॉइंट के बारे में, यानी इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया में संबंध होना आवश्यक है। तो बात करते हैं 5 नंबर पॉइंट के बारे में, यानी शास्त्रीय अनुबंधन की प्रतिविधि द्वारा बच्चे की बुरी आदतें के स्थान पर अच्छी आदतें प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की कमियां यानी ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं।
तो बात करते हैं इसके पॉइंट नंबर 1 के बारे में, यानी यह सिद्धांत पशुओं पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया है और बालकों पर प्रयोग करके इसकी पुष्टि की गई है। अतः यह परिपक्व यानी मैच्योर्ड मनुष्य को सीखने की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। तो बात कर लेते हैं इसके पॉइंट नंबर 2 के बारे में। इस सिद्धांत में मनुष्य को एक जैविक मशीन माना गया है और इसके सीखने की प्रक्रिया को एक यांत्रिक प्रक्रिया माना गया है, इसलिए यह मनुष्य के चिंतन एवं तर्कपूर्ण सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करता है। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, यानी अनुबंधित अनुक्रिया द्वारा सीखना अस्थायी नहीं होता है। और पॉइंट नंबर 4 में है कि अनुबंधन की प्रतिक्रिया कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होती है, जबकि सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से सदैव चलती रहती है। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में। तो यह सिद्धांत मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं करता है। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं कि शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता यानी यूटिलिटी इन टीचिंग क्लासिकल कॉन्ट्रैक्ट्स थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है, यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में अनुबंध और पुनर्बलन पर बल देता है। इससे सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। तो बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। यह सिद्धांत विषयों के शिक्षण में शिक्षण साधनों को प्रयोग और अनुशासन स्थापित करने में पुरस्कार एवं दंड के प्रयोग पर बल देता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके तीसरे नंबर पॉइंट के बारे में, यानी इस विधि को ऐसे विषयों के सरलता से पढ़ाया जा सकता है जिनमें बुद्धि, चिंतन एवं तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। तो बात कर लेते हैं 5 नंबर पॉइंट के बारे में, यानी शास्त्रीय अनुबंध द्वारा बच्चों की बुरी आदतों में अच्छी आदतों में प्रतिस्थापित किया जा सकता है एवं भय आदि मानसिक रोगों को दूर किया जा सकता है। तो बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में, यानी शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों को समाजीकरण सरलता से किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता, यानी 1 नंबर पे है शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंध करना चाहिए। दूसरे नंबर पे है अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे है अनुशासन बच्चों में लाया जा सकता है। 4 नंबर पे है बुरी आदत तो वह क्या दी से छुटकारा मिल सकता है और सतर्क रहना। तो बात करें 6 नंबर की, तो इसमें है शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। और 7वें नंबर पे है पुनर्वृत्ति पर बल। 8वें नंबर पे है यांत्रिक तरीक़ों से सीखने पर बल। और 9वें नंबर पे है इसी प्रकार बालकों में प्रेम भावना का विकास होता है। 10वें नंबर पे है भाषा को सीखने और सिखाने के लिए विशेष उपयोगी। 11 नंबर पे है आदतों के निर्माण में विशेष उपयोगी। और 12 नंबर पे है भव्य संबंधित मानसिक। तो पावले के सिद्धांत के उपनाम के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है CR थ्योरी, और दूसरा है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, और तीसरा है प्राचीन परंपरागत अनुबंध सिद्धांत, चौथा है समृद्ध प्रतिक्रिया प्रत्यावर्तन सिद्धांत, और पांचवा है अनुबंधन का सिद्धांत, छठा है शारीरिक शास्त्रीय सिद्धांत, और सातवां है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। तो अब बात कर लेते हैं पावलोव के सिद्धांत पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और ये हर एग्ज़ाम में टीचिंग के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जहाँ तक कि स्टेट हो या सीटेट हो, आपको 5 नंबर के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पावलोव का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो पावलोव का सिद्धांत संबंध परिवर्तन से और संबंध प्रतिक्रिया से और अनुकूलित अनुक्रिया से उपयुक्त में से सभी से जाना जाता है। तो इसका आंसर है डी। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार घंटी का भोजन के माध्यम ही अनुबंध कहलाता है। तो वो है सहचार्य। भोजन के माध्यम सहचार्य ही अनुबंध कहलाता है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिगम से संबंधित पावलोव की रचना क्या है? तो अधिगम से संबंधित पावलोव की रचना है वो है कंडीशन रिफ्लेक्शन। कंडीशन रिफ्लेक्शन अधिगम की संबंधित पावलोव की रचना है कंडीशन रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अनुकूल पर बल देता है। तो वो है प्रेरणा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत प्रेरणा अनुकूलित पर बल देता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, पावलोव के प्राचीन अनुबंध सिद्धांत में भोजन क्या है? तो वो है अनुबंधीय उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक है पावलोव के प्राचीन अनुबंध सिद्धांत में भोजन है अनुबंधित उद्दीपक, यानी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? तो वो है हॉफमैन मशीन। हॉफमैन मशीन यानी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉफमैन मशीन। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एक व्यक्ति बाजार में सामान खरीदने जाता है तो उसका हाथ अपने आप पेट के पीछे दाहिनी जेब पर जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अनुबंधन। अनुबंधन के कारण ही पेट के पीछे दाहिनी जेब पर हाथ जाता है, इसका कारण है अनुबंधन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुबंधन। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुबंधन की बात घंटी की ध्वनि से लार का स्रोत उदाहरण क्या है? तो वो है अनुबंधित अनुक्रिय। अनुबंधित अनुक्रिय ही इसका स्रोत का उदाहरण है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं तो वो है एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से सहचार्य। एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से सहचार्य, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बार बालक जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, वह उदाहरण क्या है? तो वह उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन के कारण बालक जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, इसका उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंधन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये थी पावलोव के सिद्धांत के बारे में, पावलोव के प्रयोग के बारे में। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो रोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।